ये हमने MCQs, आजकल होम एग्ज़ाम चल रहे हैं क्लास 11 क्लास 9, तो क्लास 11th के, और इनको हम इन पे संभावना रहती है कि इनमें से पूछ लिए जाते हैं। तो मैं इनके समझाते हुए जवाब बता रहा हूँ। पहला है कि एक व्यक्ति पुल पर ऊपर चढ़ रहा है तो कार्य होगा। व्यक्ति जब पुल पर ऊपर को चढ़ेगा तो विस्थापन तो हो रहा है किधर को, ऊपर को, और गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है नीचे को, विस्थापन ऊपर को। तो विस्थापन और बल विपरीत हैं, इसलिए ये कार्य नेगेटिव होगा। संवेग का मात्रक होता है, संवेग का मात्रक होगा, संवेग का सूत्र होता है P = m × v। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और वेलोसिटी का मीटर/सेकंड। तो ये लिखा है हमने। शक्ति है, अदिश राशि है या सदिश? तो हमने बताया है कि अदिश है। क्यों अदिश है जरा देख लें। P = W/T। इसमें कार्य आ रहा है और समय आ रहा है। कार्य और समय दोनों ही अदिश होते हैं। जब ये दोनों अदिश होंगे, स्केलर होंगे, तो ये भी अदिश ही होगा। यदि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूर्णन करना बंद कर दे तो व्यक्ति का भार बढ़ेगा, घटेगा या अपरिवर्तित रहेगा? ये ऑप्शन है। तो जब ये पृथ्वी घूर्णन करती है तो बाहर को अपकेंद्र बल खींचता है हमको, इस तरह से। अगर पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है तो यहाँ कोई वस्तु है तो उस पर बाहर को एक फोर्स लगेगा, F = mv²/r। कार, बस, सड़क के मोड़ पर जब टर्न लेते हैं तो सवारी बाहर को झुक जाती है। ऐसे ही पृथ्वी जो रोटेशन कर रही है, तो जो पृथ्वी पर ऊपर आदमी, इंसान है, कोई वस्तु है, कार है, तो उस पर बाहर को फोर्स लगता है पृथ्वी के घूर्णन के कारण। जब ये घूर्णन बंद कर दे, कल्पना कर रहे हैं कि अगर बंद कर दे तो ये फोर्स नहीं लगेगा। ये फोर्स नहीं लगेगा तो पृथ्वी अपने केंद्र की ओर और अधिक बल से खींचेगी। इसलिए कहा है कि व्यक्ति का भार बढ़ जाएगा। पहाड़ पर जाने पर सरल लोलक का आवर्तकाल बढ़ेगा या घटेगा या अपरिवर्तित रहेगा? तो 8वें चैप्टर में हम जानते हैं गुरुत्वाकर्षण में कि जब हम हाइट पर जाते हैं तो ग्रेविटी घटती है, गुरुत्वीय त्वरण घटेगा। तो ऊपर जाने पर जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम। जी कम हो जाएगा और इसके आवर्तकाल का फॉर्मूला है 2π√L/g। जी जब घटेगा और जी आ रहा है अपॉन में, इसके इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल है, तो इसके घटने से ये बढ़ेगा। तो हम कह रहे हैं आवर्तकाल बढ़ जाएगा। यहाँ पर जो पेंडुलम 2 सेकंड में चक्कर लगा रहा होगा तो वहां जाकर वो 2 सेकंड से ज्यादा टाइम लेगा, 2.5 सेकंड लगाए, 3 सेकंड लगाए, लेकिन उसका टाइम बढ़ जाएगा वहां। अगला क्वेश्चन, शक्ति P तथा बल में संबंध है। ऑप्शन अलग अलग दिए होंगे लेकिन सही ऑप्शन ये है। ये कैसे करके हमने प्राप्त किया है वो देख लें। P = होता है W/T, और W को लिख सकते हैं F × S, बल गुणा विस्थापन, अपॉन T। और हम जानते हैं विस्थापन अपॉन टाइम ये वेग होता है, दूरी बटे समय चाल होती है। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? V।
तो ये संबंध होता है। 1 मेगावाट में वाट होते हैं, 1 किलोवाट में होते हैं 1000 वाट, और 1 किलोवाट में मेगावाट होते हैं 1000। तो ओवरऑल कितने हुए? किलोवाट, दुकानदार के यहाँ आधा किलो पर 500 लिखे होते हैं, तो 1 किलो में कितने हुए? 1000। 10 की पावर 1000 को लिख सकते हैं 10 की पावर 3, और किलो में 1000 मेगावाट होते हैं। किलोवाट को अगर मैं 1000 से मल्टीप्लाई और करूं तो मेगावाट हो जाएगा। इसका 1000 गुना और कर दें, तो इसका 1000 गुना करेंगे तो 3030 पावर कितनी हो गई? 6। तो मेगावाट में होता है 10 की पावर 6, जिसे जो मेमोरी होती है MB, तो वहां M मेगा के लिए यूज किया गया है। इस्पात और लोहे में अधिक प्रत्यास्थ है, तो इस्पात और लोहे में अधिक प्रत्यास्थता का गुण इस्पात में होता है, स्टील में, इसलिए बाइक के शॉकर इस्पात के बनाए जाते हैं। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन है, एक मोटर पंप है और 400 लीटर पानी 20 मीटर की ऊंचाई तक 5 मिनट में पहुंचाता है। छत पर टैंक रखे होते हैं, कोई 500 लीटर का है, कोई ज्यादा का है। मोटर किसी को 5 मिनट में भर रहा है, किसी को 8 मिनट में भर रहा है। तो हमें बताना है ये मान देखकर कि वो मोटर कितने वाट की है। मोटर कितना पानी उठा रही है? 400 लीटर। पानी का आयतन 400 लीटर। कितनी ऊंचाई तक? 20 मीटर ऊंचाई और 5 मिनट का टाइम। हाइट 20 मीटर और टाइम 5 मिनट। पावर पूछी है। पावर का फॉर्मूला एक तो है W/T, और अगर H हाइट दी है तो W की जगह mgh लिख सकते हैं, स्थितिज ऊर्जा। तो यहाँ आ जाएगा mgh/T। अब यहाँ एक प्रॉब्लम आती है, फॉर्मूले में आ रहा है M और यहाँ आ रहा है V, तो हम क्या करें? हम जानते हैं M का फॉर्मूला होता है V/D। हम M के स्थान पर आयतन गुणा घनत्व लिख सकते हैं। जो वैल्यू नहीं दी होती उसका फॉर्मूला पुट कर देते हैं। अब सबके मान लगाएंगे। B की वैल्यू 400, लेकिन ये किस में है? लीटर में, और इस फॉर्मूले में लगेगा घन मीटर में, तो इसे मल्टीप्लाई होगी -3 पावर से, घन मीटर हो गया। D डेंसिटी, घनत्व, जल का घनत्व होता है 1000, जिसे लिख सकते हैं 10 की पावर 3। G की वैल्यू यहाँ लगाएंगे 10, H की वैल्यू दे रखी है 20, ये वैल्यू अपॉन में T 5 मिनट, टाइम सेकंड में लगाया जाता है, MKS पद्धति में कैलकुलेशन होती है, तो इसे सेकंड में लगाएंगे तो 5 × 60 300 सेकंड, तो यहाँ आएगा 300। इनको सॉल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गए, पावर से ये पावर भी कैंसिल होगी, तो यहाँ 2 × 400 कितना हो गया? 800/3 वाट, ये आंसर होगा। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ये होगा। ये हमने ऑलरेडी इसके आंसर इसलिए लिख दिए हैं कि कुछ समय की बचत हो, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। इससे नेक्स्ट, चंद्रमा पर पलायन वेग होता है
तो ये वैल्यू जो निकाली गई है, इससे निकाली गई है, पलायन वेग का फॉर्मूला होता है VE इक्वल टू 2 कैपिटल G कैपिटल M अपॉन कैपिटल R। VE एस्केप वेलोसिटी को VE से लिखते हैं। अगर हम इसमें चंद्रमा का द्रव्यमान लगा दें, चंद्रमा की त्रिज्या लगा दें और कैपिटल G की जगह गुरुत्वाकर्षण नियतांक लगा दें, तो जो वैल्यू सॉल्व होकर आएगी वो आती है 2.34 किलोमीटर पर सेकेंड। इंटरेस्टेड बात यह है कि चंद्रमा पर जो गैसों का वेग था वो इस पलायन वेग से अधिक था। चंद्रमा के टेम्परेचर के अनुसार गैसों की स्पीड वहां पर पलायन वेग से अधिक थी, इसलिए वो गैसें चंद्रमा पर रुक नहीं पाई, चंद्रमा से पलायन कर गई। तो चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। तो एक क्वेश्चन आ जाता है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, समझाइए। तो हम ये जवाब देंगे कि चंद्रमा पर पलायन वेग कम है क्योंकि वो छोटा है, इसलिए वहां से गैसें पलायन कर गई। दूसरे शब्दों में कहें तो चंद्रमा छोटा है, उसकी ग्रेविटी पावर कम है और वो गैसों को नहीं रोक पाया, गैसें चंद्रमा से चली गई। उसे कहते हैं पलायन वेग, जिस वेग से वस्तु ग्रह को छोड़ दे। पृथ्वी चंद्रमा से बड़ी है, तो पृथ्वी पर पलायन वेग का मान कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर इतनी स्पीड से किसी वस्तु को फेंका जाए तो वस्तु पृथ्वी पर वापस नहीं आएगी, पृथ्वी की ग्रेविटी जो क्षेत्र है उससे बाहर निकल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, घूर्णन करती मेज पर खड़ा बच्चा अपने हाथ सिकोड़ ले तो मेज की कोणीय चाल बढ़ जाएगी। इसे कहां से लिया गया है? इसे लिया गया है कोणीय संवेग संरक्षण से। J इक्वल टू कॉन्स्टेंट, कोणीय संवेग J से भी लिखते हैं, L से भी लिखते हैं। इसका मान है I इंटू ओमेगा बराबर कॉन्स्टेंट, या लिख सकते हैं I1 इंटू ओमेगा 1 बराबर I2 इंटू ओमेगा 2। ध्यान देंगे, मेज पर जो बच्चा खड़ा है, जब वो अपने हाथ अंदर को करेगा तो द्रव्यमान अंदर की तरफ आ गया, दूरी घट गई। दूरी घटने से जड़त्व आघूर्ण घट जाएगा, तो ये हो जाएगा कम। और चूंकि दोनों की गुणा कैसी रह रही है? कांस्टेंट। तो अगर दोनों में से एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। दोनों की गुणा अगर 12 है, एक 4 है तो एक 3 है, एक 6 हो गया तो दूसरा 2 हो जाएगा। तो हाथ अंदर करने से बच्चे का जड़त्व आघूर्ण कम हो जाएगा और ओमेगा की वैल्यू बढ़ जाएगी। वही लिखा है कि चाल बढ़ जाएगी। तो जिस मेज पे बच्चा खड़ा था, अगर वो हाथ अंदर कर ले तो मेज की चाल तेज हो जाएगी। यहाँ किस नियम का पालन होता है? कोणीय संवेग संरक्षण। तीसरा, नेक्स्ट एल के बाद एम, खोखले गोले का जड़त्व आघूर्ण होता है। सब जो नियमित आकृतियां हैं, बेलन, शंकु, गोला, डिस्क, इनके सबके जड़त्व आघूर्ण मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग हैं। खोखले गोले का होता है 2/3 mr²। m उसका द्रव्यमान है, r उसकी त्रिज्या है। n में रेत या बर्फ पर चलना कठिन होता है। इसका कारण क्या है? कारण ऑप्शन अलग अलग होंगे, गुरुत्वीय बल, शयान बल, प्रत्यास्थ बल या घर्षण बल। तो हमारा सही जवाब होगा घर्षण बल। बर्फ या रेत पर घर्षण कम होता है और हमें चलने के लिए प्रतिक्रिया नहीं मिल पाता है। जब हम चलते हैं तो हमारा पैर नीचे को जमीन को धकेलता है, ये जमीन है, और जमीन वापस प्रतिक्रिया लगाती है तो हम आगे बढ़ते हैं। रेत पीछे को फिसल जाएगा और प्रतिक्रिया हमें कम मिलेगी, इसलिए हम रेत पर तेज नहीं चल पाते हैं। क्वेश्चन है द्रव्यमान केंद्र से संबंधित, HCl अणु में हाइड्रोजन और
क्लोरीन के परमाणुओं के बीच की दूरी 1.3 एंगस्ट्रॉम है, तो हाइड्रोजन परमाणु के सापेक्ष इनका जो द्रव्यमान केंद्र है वो कहाँ होगा? तो द्रव्यमान केंद्र का सूत्र लगा रहे हैं। एक डायग्राम बना लिया, ये हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन है। क्वेश्चन में ये दिया होता है और हम जानते भी हैं कि क्लोरीन जो होता है इसकी द्रव्यमान संख्या 35 है और हाइड्रोजन की 1, तो क्लोरीन हाइड्रोजन से 35 गुना भारी होता है। अगर ये 1 ग्राम है तो ये 35 ग्राम का होगा। तो इसका द्रव्यमान मैंने लिखा 1, तो इसका क्या लिखेंगे 35, या इसका लिखेंगे m, तो इसका लिखेंगे 35 m। बीच की डिस्टेंस 1.3 एंगस्ट्रॉम, ये बड़ा है। अगर दोनों बराबर होते तो द्रव्यमान केंद्र बहुत सिंपल था, बीच में होता और आंसर इसका आधा हो जाता। 1.3 का आधा कर देते, आंसर हो जाता। लेकिन चूंकि ये छोटे बड़े हैं तो द्रव्यमान केंद्र बीच से भारी वाले की तरफ होगा, तो बीच लगभग ये हो गया, यहां कहीं होगा। द्रव्यमान केंद्र को इंग्लिश में कहते हैं सेंटर ऑफ मास, इसीलिए इसे CM से लिखते हैं। किस परमाणु के सापेक्ष निकालना है? हाइड्रोजन के। तो हाइड्रोजन एटम से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी उसे लिखा जाएगा RCM। फॉर्मूला क्या होगा? M1R1 प्लस M2R2 अपॉन M1 प्लस M2। M1 क्या लगाएंगे? 1। इसके सापेक्ष निकाल रहे हैं, जिसके सापेक्ष निकालते हैं उस परमाणु के द्रव्यमान के साथ जो दूरी लगेगी वो 0 लगेगी, क्योंकि जिसके सापेक्ष निकाल रहे हैं दूरी वहीं से नापी जाती है। तो क्लोरीन की तो हाइड्रोजन से दूरी ये हो जाएगी और हाइड्रोजन की हाइड्रोजन से ही दूरी नापेंगे तो 0 आएगी। तो M1 का मान 1 इंटू R1 की जगह 0, M2 का मान 35, R2 का मान 1.3 अपॉन 1 प्लस 35, ये हो गया 0। इधर बचा 13 पंजे 65, 13 तिया 39 और 6 45, पॉइंट 1 अंक पहले, 35 और 1 36 एंगस्ट्रॉम। ये आ गया। ये 3 से कट सकते हैं, 3 से काटेंगे 12 बार गए और इसे काटेंगे 3 से 15 बार गए और 3 एकम 3 2, 3 छक 18। 12 से फिर भाग हो जाएगा, 12 एकम 12 बचे 3, पॉइंट लगाने के बाद 3 का आगे एक है, 31 हो गए। 12 दूनी 24, 6 बचते हैं 66 हो गए, 12 पंजे 60। तो इसमें जो आंसर आएगा वो हमारा सही ऑप्शन आएगा, लगभग इतना। और लास्ट जो विकल्प है वह है कि निम्न में से किसकी संपीड़ितता अधिक होती है? संपीड़ितता का अर्थ है जिसको अधिक दबाया जा सके। किसी वस्तु में कितनी दबने की क्षमता है, कितना हम दबा सकते हैं, वो गुण उसकी संपीड़ितता कहलाता है। तो ठोस द्रव गैस में सबसे अधिक किसे दबा सकते हैं? गैस को। गुब्बारे में हवा भरी हो तो हम गुब्बारे को दबा सकते हैं, लेकिन गुब्बारे में रेत भरा हो तो हम रेत नहीं दबा सकते क्योंकि उसकी संपीड़ितता कम है। तो इसका सीधा जवाब है गैस की संपीड़ितता अधिक होती है। ये नेक्स्ट हमारे MCQs में आता है, हाइड्रोलिक लिफ्ट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो 11th में चैप्टर नंबर जो 10 है उसमें हमने पास्कल का नियम पढ़ा है। पास्कल के नियम के अनुप्रयोग हैं 2, एक तो है हाइड्रोलिक लिफ्ट और दूसरा है द्रव चालित ब्रेक।
लिक्विड प्रेशर जो हमारे बाइक में, कार में, ट्रक में यूज होते हैं। तो ये किस सिद्धांत पर काम करता है? पास्कल के नियम पर। इसमें और भी ऑप्शन दिए होंगे कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, ये वो नियम, तो हमारा सही है, हमने वो लिखा है। फिर है धारा रेखीय प्रवाह के लिए रेनॉल्ड संख्या होगी। तो रेनॉल्ड संख्या अगर 2000 से कम है, और इसमें एक्यूरेट वैल्यू नहीं होती है, लगभग में चलती है कि अगर 2000 से कम 1800, 1700 इतना अगर रेनॉल्ड संख्या का मान है तो द्रव का प्रवाह धारा रेखीय होगा। अगर 2000 से ऊपर है तो प्रवाह विक्षुब्ध होगा। तो धारा रेखीय के लिए R का मान 2000 से कम होना चाहिए। बर्फ की गुप्त ऊष्मा होती है, कैलोरी में अगर हम देखें तो ये 80 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। पूर्ण दृढ़ वस्तु के लिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक होगा। ऑप्शन है 0, इनफाइनाइट, 1 और 100। अब हमने अनंत लिख तो दिया, अब हम आपको कैसे बताएं कि आया कहां से? तो जरा फॉर्मूले को देखो। यंग प्रत्यास्थता गुणांक होता है F/A अपॉन डेल्टा L अपॉन कैपिटल L। ये है लंबाई में विकृति जो अपॉन में है, लंबाई में वृद्धि, वृद्धि से ही क्या बनेगा? अनुदैर्घ्य विकृति। तो जब ये पूर्ण दृढ़ है, पूर्ण दृढ़ का मतलब इसे बिल्कुल नहीं खींच सकते, नहीं खींच सकते ना दबा सकते। जब नहीं दबा सकते ना खींच सकते तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 0। और 0 ऊपर जाएगा तो क्या हो गया? इनफाइनाइट। तो पूर्ण दृढ़ माने कठोर, वस्तु में हम कोई चेंज नहीं कर सकते, तो उसकी विकृति होगी 0, और विकृति आ रही है अपॉन में, तो अपॉन में 0 होगा तो ऊपर जाके इनफाइनाइट हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। इसलिए सही ऑप्शन ये है। Cp और Cv में कौन बड़ा होता है? यह है स्थिर दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा, यह है स्थिर आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा। तो स्थिर दाब की विशिष्ट ऊष्मा बड़ी होती है, क्योंकि इस स्थिति में गैस को दी गई ऊष्मा दो कार्य करती है, गैस को गर्म करती है और गैस द्वारा पिस्टन को चलाती भी है। जबकि ये ऊष्मा केवल गैस को गर्म करती है, पिस्टन को नहीं चलाती है, तो इसमें मान अधिक होगा, तो ये मान बड़ा है, Cp बड़ा है Cv से। नेक्स्ट, 20 केल्विन का मान डिग्री सेल्सियस में होगा। सामान्यतः तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सेल्सियस को केल्विन में बदलो, तो हम 273 जोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ केल्विन को सेल्सियस में बदलो तो हम 273 घटाएंगे, तो इसमें से घटाएंगे 20 माइनस 273, घटाने पे माइनस का बचेगा क्योंकि ये बड़ा है, तो वही बचेगा 253, ये आंसर आएगा। ताप बढ़ने पर गैसों की सयांता, देखिए एक तरीके से ये अपवाद में आता है, क्योंकि द्रवों को गर्म करने पर उनकी सयांता कम होती है। सयांता माने गाढ़ापन। अगर शहद है उसको गर्म किया जाए, या घी है सर्दी के दिनों में जम जाता है, उसको गर्म किया जाए तो पतला हो जाएगा, तो हम कहेंगे उसकी सयांता कम हो गई। लेकिन अगर गैस को गर्म करें, कुकर में भाप बन रही है, स्टीम गर्म हो रही है, और तो उसकी सयांता फिर बढ़ती है, क्योंकि गैस के अणुओं की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। तो गैसों की सयांता गर्म होने पर बढ़ती है। तो आज का काम इतना ही, और नेक्स्ट कार्य हम अगली वीडियो में करेंगे। आज का काम इतना ही और नेक्स्ट कार्य हम अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।